वजाक से स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र क्या कहलाता है वो हम इस चैप्टर में वीडियो के लास्ट तक कवर करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ये मत समझिएगा कि वीडियो को बीच के में स्किप करके छोड़ के कहीं चले जाएं, क्योंकि ये इतनी सरल भाषा में मैं आज आपको उत्सर्जी तंत्र पढ़ाने वाला हूँ। जो आर्ट कॉमर्स का भी स्टूडेंट है ना, तो इतनी सरल भाषा में बताऊंगा कि ये उस व्यक्ति को भी बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसा क्या मैं बताने वाला हूँ आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे उत्सर्जी तंत्र में क्या पढ़ाने वाला हूँ, किडनी में क्या देखना है अपने को, किडनी में क्या पढ़ना है, किडनी कैसे यूरिन का निर्माण करता है। किडनी जो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो यूरिन का निर्माण कैसे करता है, कैसे यूरिन को बनाता है, वो सभी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो और हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है ना। अगर एक किडनी नहीं है तो एक किडनी काम कर सकता है पर्याप्त मात्रा में। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा क्या सर एक ही किडनी उपयोग में आता है? ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। जब तक हमारे शरीर में अगर दोनों किडनियां हैं तो दोनों किडनियां काम करती हैं। एक बंद रहता है एक काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, माइंड से हटा देना है। यदि किसी कारण बस एक किडनी खराब हो जाता है तो एक किडनी हमारा शरीर क्या है, एक किडनी पे काम कर जाता है, ये फ़र्क है। क्लियर है? लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर यदि 2 किडनियां हैं तो ये नहीं कि ये वाला काम कर रहा है तो ये चुपचाप अभी बंद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मनुष्य का नाक है ना, तो एक नाक बंद कर लो तो एक नाक काम करता है ना, और दोनों नाक खोल दो तो दोनों नाक काम करता है। उसी प्रकार किडनी में भी है। क्लियर है? तो चले यहाँ पे पढ़ते हैं हम उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र में क्या पढ़ना है अपने को, किडनी क्या है, उत्सर्जन मतलब उत्सर्जी अंग कहलाता है। देखो किडनी, पहले उत्सर्जन को समझो। उत्सर्जी तंत्र किसको बोलते हैं? जो उत्सर्जन के क्रिया में भाग लेते हैं वो अंग उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। जैसे देखना, शरीर की कोशिकाओं से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन कहलाता है जो मतलब हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ बनते हैं, है ना, यूरिया, यूरिन, ये सब जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं वो उस क्रिया को निकालने की जो क्रिया विधि है उसे उत्सर्जन कहते हैं। ऐसे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। जैसे किडनी हो गया ना, तो किडनी क्या करता है, भाग लेता है ना, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है। उत्सर्जन क्रिया समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भाग लेता है, उसकी मदद करता है उत्सर्जन क्रिया को पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे यह उत्सर्जन अंग कहलाता है। अब आगे देखना, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ बनते हैं। उपापचय समझना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं। उपापचय, जब जो हम खाना खाते हैं ना उस दौरान हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब में फिर अपने अपने जगह पे पाचन होता है। उसके अनुसार जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त जो मतलब खराब पदार्थ बनते हैं, जो यूज लायक नहीं होते, वो पदार्थ बनते हैं, वह हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है ना, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए हानिकारक होते हैं। और वो हानिकारक अगर पदार्थ हमारे शरीर में रह गए तो कोशिका को नष्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए वो हानिकारक पदार्थ बाहर निकलना चाहिए। तो हानिकारक होते हैं, हानिकारक एवं विषाक्त होते हैं। ठीक है ना, समझना। अतः इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसे क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग आते हैं, देखना कौन कौन सा। पहला किडनी, लीवर, है ना, स्किन, लंग्स और इंटेस्टाइन। हम इसमें से लीवर पढ़ चुके हैं, स्किन हम पढ़ लेंगे, है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दिन का क्लास है। स्किन पढ़, लंग्स पढ़ लिया, फेफड़ा पढ़ा है, लीवर यानी लीवर, यकृत को पढ़ा हमने। ठीक है,
इंटेस्टाइन मतलब आंत, आंत भी अपने आप में एक क्या है, विषाक्त पदार्थ को निकालने वाला कार्य करता है, ये भी उस अंग की श्रेणी में आता है। किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, वृक्क। एड्रिनल ग्लैंड इसी पर स्थित होता है, किडनी पे। लीवर को हमने पढ़ा था ना, हाँ पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे, जो जिन्हें पढ़ना है, लीवर फिर से पढ़ना है, लंग्स पढ़ना है, इंटेस्टाइन ये सब पढ़ना है, तो मैं शायद पाचन तंत्र वाली वीडियो में इसको कवर किया हूँ मैं वहाँ पे जाके, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किडनी पढ़ेंगे, वृक्क। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग मतलब मेन रूप काम होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का, किडनी का काम होता है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को निकालकर बाहर निकालने का कार्य करता है। रुधिर में क्या है, परिसंचरण तंत्र से उत्सर्जी पदार्थ, रुधिर के अंदर जो हमारे विषाक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको क्या है, बाहर निकालने का कार्य करता है। किडनी मनुष्य के है ना एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। एब्डोमिनल का मतलब क्या, पहले हमने बताया था गले के जस्ट सीने वाला, छाती वाला जो पोर्शन होता है उसे थोरैसिक कैविटी बोला था। फिर जस्ट उसके नीचे क्या बताया था, अभी पिछले वीडियो में हमने लंग्स में जब पढ़ाया था, है ना, ये बीच में जो दो भागों में पार्ट में बांटता है उसका क्या नाम बोलते हैं, गुलाबी कलर का होता है, मुझे थोड़ा सा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, जो पिचकता और फैलता है, मैं अभी उसका मुंह पे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन कहलाता है। एब्डोमेन कैविटी में स्थित होता है, क्लियर है। यह एक जोड़ी सेम के बीज के आकार का होता है, एक जोड़ी सेम के बीज के आकार का होता है, क्लियर है। यह कमर के क्षेत्र में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होता है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या, कि यदि बीच से शरीर को ऐसे काटा जाए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के इधर और इधर ऐसे समझना, ठीक है, ये स्थित होता है, ये समझ लो। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब बीच से अगर काटो तो उसमें लेफ्ट राइट बनना चाहिए उस शरीर में, जैसे हमारा लेफ्ट राइट होता है, बीच से अगर है तो वो वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। देखो इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। किडनी पहले थोड़ा सा देख लो आप, ये तो नेफ्रॉन है, ठीक है ना, ये किडनी के अंदर उपस्थित होता है। ये एक नेफ्रॉन है, कई लाख नेफ्रॉन होते हैं, स्थित होते हैं किडनी के अंदर। किडनी के अंदर कई लाख किडनी है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं थोरैसिक एब्डोमेन कैविटी में स्थित है, दोनों किडनी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से। ये एक किडनी का संरचना, इसको बीच से काटा गया है, तो ये संरचना है। अभी हम इसमें आपको सब कुछ बताएंगे आगे, अभी चलते हैं, बस आपको ये चित्र यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो अंदर ये पूरी ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, है ना, ब्लड कैपिलरीज ये अंदर जाके यहाँ पे फिल्टर करती हैं, ठीक है, यहीं से ब्लड से विषाक्त पदार्थ को निकालने का काम करती है। फिर ये यूरेट्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जो यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। चले आगे इधर देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, इसका किडनी का बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। ये बाहरी आवरण बाहर का, ठीक है, बाहर का ये आवरण पेरिटोनियम कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अब आगे इसको देखते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ,
मनुष्य की किडनी का आकार 4 से 5 इंच लंबा होता है। परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट ये चीज़ है, मोस्ट पॉइंट है, वेरी मोस्ट। 4 से 5 इंच क्या होता है, लंबा होता है, और 2 इंच चौड़ा होता है मनुष्य की किडनी का, और 1.5 इंच के लगभग मोटा होता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये मनुष्य का किडनी है, सॉरी, हाँ, ये मनुष्य का किडनी है। मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे इसको। ये कितना होता है मनुष्य का किडनी, जो इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ ध्यान में रखना। लंबाई 4 से 5 इंच होता है। ठीक है, लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 4 से 5 इंच होता है। 4 से कितना 5 इंच। चौड़ाई कितना, यहाँ से ये वाला क्षेत्र कितना चौड़ाई होगा, कितना चौड़ाई अपन ने देखा अभी, 2 इंच। ध्यान से, ठीक है ना, 2 इंच होता है, INCH, है ना। अब इसकी मोटाई, मोटाई का मतलब ये जो मोटा होता है, मोटा, ठीक है ना। ये तो चौड़ाई हो गया, यहाँ से ये वाला पार्ट चौड़ाई कहलाएगा। मोटाई क्या, यहाँ पे मोटाई समझ लो। ठीक है, मोटाई कितना, 1.5 इंच के लगभग होता है ना। ये इसका आकार हो गया किडनी का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका भार लगभग कितना, 140 ग्राम होता है। ठीक है, इसका बाहरी सतह उत्तल होता है। बाहरी सतह उत्तल होता है, कहने का क्या मतलब, ये बाहर का सतह उत्तल दिख रहा है, ये बाहरी सतह कहलाता। उत्तल मतलब उभरा हुआ। ठीक है, समझते चलना है अपने को पूरा चीज़, है ना। कॉन्सेप्ट देखो, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को ऐसे समझना पड़ता है ताकि हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलो, वृक्क के अध्ययन के लिए क्या, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का यूज किया जाता है। वृक्क के किडनी के अध्ययन के लिए किसका, नेफ्रोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि नेफ्रोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन किया जाता है, वृक्क या किडनी का। नेफ्रोलॉजी का मतलब नेफ्रॉन का अध्ययन करना। इसका कलर कैसा होता है, रेडियस ब्राउन होता है। ठीक है, सेल नेफ्रॉन होता है, और लोकेशन आपको बता दिया एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तीनों चीज़ें हम इसके बारे में समझ में आ गया, क्लियर एकदम से, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स तैयार करते चलेंगे। मैं जैसा जैसा पढ़ा रहा हूँ आप अपने फैक्ट पॉइंट लिखते चलेंगे या फिर नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत मज़े से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। एकदम डीप से डीप कवर कर रहा हूँ, IAS PSC तक पूरा यहीं से प्रश्न पूछेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान का तो टेंशन छोड़ दो। ठीक है, ये वनडे एग्ज़ाम तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये PSC का टारगेट रख के चल रहे हैं अपन। चलो देखते हैं। वृक्क को लंबवत काटने पर यह 2 भागों में कट जाता है। लंबवत का मतलब देखो, ये एक प्रकार से ये कटा हुआ ही वृक्क का है। ये कटा हुआ पार्ट ही वृक्क का मैं आपको यहाँ पे दिखाना, ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये वृक्क का कटा हुआ ही पार्ट है। यहाँ पे ये लंबवत कटा हुआ है बीच से। ठीक है, ये काटा जा सकता, सॉरी, इसको काटा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाहरी भाग रहा है ये तो, हाँ, बाहरी भाग अपेक्षाकृत पतला जिसे कॉर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग मोटा जिसे मेडुला कहा जाता है। बाहरी भाग को क्या, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को मेडुला। देख लो, ठीक है, ये रेनल कॉर्टेक्स ये बाहरी भाग कहलाता है। मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। ये वाले भाग को, ये वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है। चलो मिटा देता हूँ, दिखेगा, दिख रहा है। अब इसे क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को मेडुला। मेडुला वाला पार्ट देखना बेटा, मेडुला ये यहाँ से और यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ बना हुआ है इसमें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दिख रहा है, बिल्कुल देखो अच्छे से, इसे मेडुला बोला जाता है। अब समझ में आ गया कि अंदर वाले भाग को क्या मेडुला और बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, हाँ, मेडुला शंकुरूपी रचनाओं से भरा होता है। शंकुरूपी मतलब शंकुरूपी रचना। ठीक है, मेडुला दिख रहा है, ये मेडुला ही है। ठीक है, ये शंकुरूपी रचनाओं से मतलब ये अंदर वाला भाग जो भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है, अंदर वाला भाग ये मेडुला कहलाएगा। मेडुला कैसा, शंकुरूपी संरचनाओं से भरा हुआ है। ठीक है,
अब जिसे, है ना, पिरामिड कहा जाता है, मतलब ये पिरामिड के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे पिरामिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्क के रेनल, है ना, पेल्विस से पतली लंबी वाहिनी निकलती है जिसे यूरेटर कहा जाता है। देखना, वृक्क के कहाँ से, रेनल पेल्विस से पतली लंबी वाहिनी निकलती है जिसे यूरेटर कहा जाता है। पहले तो यहाँ ध्यान दौड़ाओ यूरेटर में, यूरेटर को क्या कह रहा है, ये वृक्क की यहाँ से पतली लंबी वाहिनी निकलती है, ठीक है, ये पतली लंबी वाहिनी निकलती है जिसे किसे क्या बोला जाता है, यूरेटर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियाँ यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। दोनों ओर की जो मूत्र वाहिनियाँ क्या है, यही है, यूरेटर को ही हिंदी में मूत्र वाहिनियाँ बोला जाता है, क्लियर है। ये कहाँ खुलता है, देखना, ये बोला है कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब समझना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है यूरिनरी ब्लैडर। आपको दिख रहा होगा किडनी तो यहाँ है, स्थित है, यहाँ से ये पतली संरचना निकल रही है, यहाँ पे ये मूत्र थैली होता है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र थैली, ठीक है, मतलब यहाँ किडनी से यूरिन आता है और ये मूत्र थैली में दिख रहा होगा। चलो मिटा देता हूँ तब दिखेगा, हाँ अब दिख रहा है, ये और जूम कर देता हूँ, दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, ये इसी को बोला जाता है, ये जो एक दिख रहा है थैली, इसी को ही मूत्रवाहिनी या यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, इसी में यूरिन आके स्टोर होता है, क्लियर है, पूरा दिख रहा है। तो चले, अब बिल्कुल समझ में आता चल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अब देखना ये है अपने को कि खुलती हैं प्रत्येक, क्यों भाग रहा है बेटा, हाँ, प्रत्येक वृक्क से लगभग कितना, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, प्रत्येक वृक्क से लगभग 1, मतलब एक, कितना गिनना इसको, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं। 1,30,000 है, ये लगभग है, लगभग, तो इसको फैक्ट पॉइंट नहीं बोला जाता है, आगे पीछे हो सकता है, इसलिए लगभग लिख दिया गया है, ठीक है, लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो ये नलिकाएं होती हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है, मतलब ये मिलाकर ही वृक्क का निर्माण करती है, कौन, नेफ्रॉन, और कार्यात्मक कार्य भी यही करती है नेफ्रॉन। लगभग 1,30,000 के आसपास नेफ्रॉन की संरचना होती है। चलो नेफ्रॉन बताना, ये अंदर जो संरचनाएं दिख रही है ना, नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का संरचना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक नेफ्रॉन की संरचना दिख रही होगी आपको, ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ये ब्लड कैपिलरी, मतलब ये वाहिनियाँ दिख रही हैं, यहाँ से ब्लड जाता है, ये बोमन कैप्सूल में फिल्टर होता है, फिर यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, फिर से यहाँ एक बार फिर से पुनरावशोषण होगा। कैसे होगा मैं वो सब सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा, अभी बस थोड़ा सा रुकिएगा। चलें, इसको दिखाऊंगा भी मैं वीडियो में कि कैसे रीऑब्जर्वेशन, मतलब दोबारा पुनरावशोषण होता है, रीऑब्जर्वेशन कैसे होता है, क्लियर है। तो ये परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन कहलाएगी, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाएगी, ठीक है। संरचनात्मक, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन कहलाएगी, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस पे आगे, हाँ, उत्सर्जी यौगिक कौन कौन से उत्सर्जी यौगिक होते हैं। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यूरोटेलिक,
उत्सर्जी यौगिक में यूरोटेलिक कौन, यूरियोटेलिक भी इसी को बोला जाता है। यूरोटेलिक और यूरियोटेलिक जो यूरिया को रिलीज करते हैं अपने अपशिष्ट मतलब मूत्र के द्वारा यूरिया रिलीज करते हैं उसे यूरोटेलिक बोला जाता है। ह्यूमन बींग्स पूरे। अब ये परीक्षा में प्रश्न आया था एक बार कि बर्ड, जो बर्ड है चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, यूरोटेलिक होती है कि यूरिकोटेलिक होती है। चिड़िया क्या यूरिन विसर्जित करती है, नहीं करती, ध्यान रखना, वो यूरिया विसर्जित नहीं करती है ना। हाँ, इसीलिए उसे चिड़िया को यूरिकोटेलिक, देखो ना यहाँ समझते चलना, यूरी है ना। यूरोटेलिक किसे बोला जाता है, जो यूरिया विसर्जित करते हैं यानी ह्यूमन बीइंग, पूरे ह्यूमन बीइंग किस में आएंगे, यूरियोटेलिक में। और जो पक्षी चिड़िया है, पक्षी चिड़िया को देखना, इसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये यूरिक एसिड, ठीक है ना, यूरिया अलग है, यूरिक एसिड अलग है, यूरिक एसिड विसर्जित करते हैं, इसलिए इसे बर्ड्स, जो चिड़िया है, परीक्षा के लिए प्रश्न है ये वेरी मोस्ट है कि चिड़िया क्या विसर्जित करते हैं, यूरिक एसिड, है ना। अमोनोटेलिक इसे बोला, अमोनोटेलिक किसे बोला जाता है, जो अमोनिया विसर्जित करते हैं। अमोनिया मतलब उनके शरीर से अमोनिया विषाक्त के रूप में अमोनिया निकलता है। कौन हो गया, फिश, एम्फीबिया, उभयचर और केचुआ। तीनों का नाम याद रखना, बहुत ही मोस्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, कहीं दूसरी जगह से बिल्कुल नहीं आता। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे तो मैं आपको उत्सर्जी तंत्र पढ़ा रहा हूँ, लगभग कितने 200 से 300 क्वेश्चन, 200 से 300 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ध्यान से बस पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। तो है ना, अमोनिया जो रिलीज करते हैं उसे अमोनोटेलिक कहा जाता है। जैसे मछली हो गया, एम्फीबिया हो गया, और है ना केचुआ भी होगा। ध्यान से समझना। अब हम यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा उत्सर्जी यौगिक कौन कौन से यौगिक जो मतलब उत्सर्जन के रूप में कौन कौन से यौगिक को बाहर कर सकते हैं, कौन कौन से, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, 3 चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या कहलाता है समझना है यहाँ पे, नेफ्रॉन, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। नेफ्रॉन का चित्र आप लोग बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है नेफ्रॉन, ठीक है, बिल्कुल समझते चलना है। अब सर नेफ्रॉन को यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, नेफ्रॉन को, ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन से ही संरचना बनता है, ठीक है। देखना, एक नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसे बोमन कैप्सूल, ये प्याले नुमा संरचना जो दिख रही है इसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। चलो डिजिटल चित्र ले लेता हूँ, आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। डिजिटल चित्र ले लेता हूँ, ठीक है। डिजिटल चित्र, ये नेफ्रॉन, इसको मैं आपको इससे बता रहा हूँ अच्छे से, और मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में, ठीक है। चलो डिजिटल चित्र इसमें देखते हैं अपन। ध्यान से समझना कि ये जो बोमन ये दिख रहा है, ये कप प्याले के नुमा एक संरचना दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। दिख रहा है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसे 2 नाम से बोला जाता है। बोमन संपुट भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। बोमन कैप्सूल कार्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है। यह किडनी के कौन से कार्टेक्स वाले, कार्टेक्स कौन सा है दिखा रहा हूँ, कार्टेक्स आपको बताया ना, ये कार्टेक्स, ये बाहरी वाले भाग में, ये बोमन मतलब बाहर ऐसे प्याले के नुमा संरचना दिखाई देता है, ठीक है, ये लगा होता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। प्याले नुमा संरचना कार्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है। इस कैप्सूल से कुंडलित संरचना निकलती है। कुंडलित संरचना का मतलब जैसे ये कुंडलित है ना, ये पूरी संरचना ही कुंडलित है। इस कैप्सूल से क्या कुंडलित मतलब ये पूरा कुंडलित है ना, नहीं दिख रहा है, ये कुंडली नुमा संरचना है, ये इसी को बोल दिया कुंडलित संरचना है, कुछ भी। अब देखना ये क्या काम करता है आगे चल के।
आगे चलकर यह देख एक यू आकार की संरचना दिख रही होगी यहाँ पे, ये इसका बहुत अहम रोल है। ये यू आकार की जो संरचना दिख रही है इसे हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से बना ना, यहाँ से ये संरचना यू आकार का, बिल्कुल इसे हेनले लूप कहा जाता है। ये कई बार पूछा है कि यू आकार का संरचना, इसे हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप के आगे क्या आपको मिलेगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। जैसे ये दिख रहा होगा, ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ से ये संरचना अब स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा यहाँ से ये क्या, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब यानी DCT इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। DCT डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कहा जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये, और कहाँ तक, ये पूरा डिस्टल कन्वोलेटेड ये वाला संरचना DCT डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यह आगे चल के क्या होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ये आगे चल के और मोटा हो जाता है और सीधा संरचना बनाता है। यहाँ से मोटा होने के बाद एकदम सीधा दिख रहा है, सीधा हो गया। ठीक है, बनाता है। फिर आगे इसी को कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है, ये लिखा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट, इसी को कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। कलेक्टिंग का मतलब जो यूरिन निकलता है तो इसमें कुछ टाइम के लिए कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इसी को बोला जाता है। फिर आगे चल के ये वृक्क के पेल्विस से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी यूरेटर कहते हैं। ठीक है, कैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये यहाँ से ये निकल रहा है, यहीं से ये पेल्विस यूरेटर निकलता है, इसी को ही मूत्र वाहिनी कहते हैं। और जाके ये यूरेथ्रा एक थैली होती है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम नेफ्रॉन का संरचना बस अभी समझ रहे हैं, है ना, ये संरचना। लेकिन ये काम कैसे करता है सर, आपने तो अभी बताया ही नहीं कि कहाँ DCT का कहाँ पे काम आता है ना। और बोमन कैप्सूल का क्या काम होता है, बोमन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस कैप्सूल, वही है बोमन कैप्सूल। ठीक है, चलो इसकी कार्यविधि समझते हैं कैसे होता है। अब देखना, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के माध्यम से जब रक्त का परिसंचरण होता है तो एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से रक्त में उपस्थित जो हमारे रक्त में एफरेंट आर्टियोल दिख रहा है, ये एफरेंट ये वाला नली क्या है, एफरेंट आर्टियोल यानी मनुष्य के रक्त में जो क्या उपस्थित होता है, यूरिया मनुष्य के रक्त में जो यूरिया उपस्थित होता है, अमीनो एसिड उपस्थित होता है। ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें, अमीनो एसिड उपस्थित होता है, H2O उपस्थित होता है, NaCl उपस्थित होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, उपस्थित होते हैं। तो इसके माध्यम से कहाँ पे जाता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस यानी बोमन कैप्सूल में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद काम क्या करता है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे काम भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो अभी ये दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं अमीनो एसिड, H2O, NaCl, यूरिया, ये सभी जाते हैं अंदर। यहाँ पे जो बोमन कैप्सूल के अंदर है, काम कैसे करते हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखना, ये किडनी दिख रहा है, पूरा किडनी यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इधर से ये आ रही है, क्या, एक एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से, यानी क्या है, एफरेंट आर्टियोल क्या है, रक्त परिसंचरण के माध्यम से ब्लड अंदर आता है, फिर अंदर नेफ्रॉन में कैसे फिल्टर होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते चलना बस ये किडनी को कैसे काट रहा है। ठीक है, दिखा, मैंने आपको बताया किडनी का जो अभी आपको चित्र दिखा रहा था, ये एक संरचना है, कटा हुआ संरचना यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिखाता चल रहा हूँ। कार्टेक्स वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कार्टेक्स, ये वाला बाहरी वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है कार्टेक्स, और ये अंदर दिख रहा है ये मेडुला।
मेडुला के अंदर, इन्हीं के अंदर ही नेफ्रॉन उपस्थित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर कट समझते चलना है। ये और जूम करके दिखा रहा है, अंदर ये नेफ्रॉन की संरचना दिख रही है आपको, बिल्कुल नेफ्रॉन देखो कैसे जालीनुमा संरचना में दिख रहा है। अब आपको मैं ये एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, और ये पीसीटी क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, ये डीसीटी के पहले होता है। जैसे बोमन कैप्सूल से निकलता है ये वाला संरचना, ठीक है, उसी को पीसीटी बोला जाता है, पीसीटी यहाँ तक, ठीक है। और फिर आगे चल के वो डीसीटी होगा, है ना, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, पीसीटी का मतलब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हेनेले लूप के बारे में मैंने आपको बताया। हेनेले लूप यू आकार का एक संरचना दिख रहा है, ये यू आकार का अभी दिखाया था, वही हेनेले लूप है। हेनेले लूप का काम क्या है मैं दिखा रहा हूँ, रुकना, ठीक है, दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्या काम है हेनेले लूप का। कलेक्टिंग डक्ट आपको मैं बता दिया। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ये संरचना दिख रही होगी ना, बिल्कुल नेफ्रॉन की संरचना कार्टेक्स और मेडुला में हम यहाँ पे समझ चुके हैं अच्छे से। अब देखना ये बोमन कैप्सूल की संरचना अंदर दिख रहा है, बोमन कैप्सूल की संरचना, ठीक है। देखना यहाँ पे ये अंदर ये काट के संरचना दिखा रहा है बोमन कैप्सूल को। अंदर देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, समझो, देखो कैसे यूरिया बनता है, यूरिन, हमारा यूरिन कैसे तैयार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिख रहा है पूरा एकदम दिख रहा होगा ये कैसे काम करता है। ये बोमन कैप्सूल के अंदर की संरचना है, देखते चलना, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर की संरचना दिख रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो नली दिख रही है, दो नली, एक नली ये क्या है, अफरेंट आर्टियोल, और फिल्ट्रेशन के बाद जो बाहर निकलता है बोमन कैप्सूल से उसे इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट यहाँ पे ई लिख जाएगा, ठीक है ना, इफरेंट आर्टियोल, अफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल एक ही जगह पे ई हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना है। चलो दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहीं मत जाइएगा, मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं, देखना कैसे ब्लड अंदर जाता है। अब देखना कैसे वहाँ पे खनिज लवण जो होते हैं H2O, ठीक है, प्रोटीन, NaCl, एमिनो एसिड कैसे ऑब्जर्व होते हैं जो अंदर बोमन कैप्सूल में होते हैं, समझना। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब का काम स्टार्ट हो गया। प्रॉक्सिमल ये कन्वोलेटेड ट्यूब का ये काम दिख रहा है, फिंगर लाइक दिख रही है, उसके अंदर है माइक्रोविली, बहुत छोटी छोटी संरचना दिख रही है। ये कहाँ पे, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब की संरचना दिख रही थी, वहीं पे अब ये डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है, आगे आता है, काम करता है। यू आकार का एक संरचना है, ठीक है, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब दिख रहा है, बिल्कुल ये काम है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, फिर पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब यहाँ तक तो संरचना आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब मैं आपको ये जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हुआ, एफरेंट आर्टियोल से। एफरेंट आर्टियोल के अंदर ये बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से कहाँ पे पहुँचता है, पीसीटी में, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, उसके बाद फिर यू आकार में यानी हेनेले लूप में, हेनेले लूप के बाद डीसीटी में जाता है, फिर डीसीटी के बाद कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन ऑब्जर्व मतलब खींचता क्या है, अवशोषित किसको करता है वो मैं दिखा रहा हूँ। चलो ठीक है, समझते चलना है। ये देखो ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वाटर और वेस्टेज दोनों चीज़ें दिख रहा है। पानी का मॉलिक्यूल्स और वेस्ट जो यूजेबल नहीं है उसको भी तो अवशोषित कर लेता है। देखना यहाँ पे बोमन कैप्सूल में जो अवशोषण होता है ना, जैसे प्रोटीन, खनिज लवण, NaCl, एमिनो एसिड, इसके साथ साथ वेस्टेज पदार्थ भी अवशोषित हो जाता है कुछ मात्रा, लेकिन कुछ मात्रा किसके माध्यम से, इफरेंट आर्टियोल से जो बाहर निकलता है उसके माध्यम से तो बाहर निकलता ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ ये अंदर चला जाता है, ठीक है। अब वो फिर से एक बार अवशोषित होगा अंदर, देखते हैं, चलो ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, समझते चलना है आपको। ये पूरा अभी कहाँ पहुँचा है, ठीक है, दिख रहा है कैसे इसका बहन हो रहा। अब देखना इसका ये
दिख रहा है ये कैसे जंप करता है। हेनेले लूप में अभी संरचना है, ये हेनेले लूप में पहुंचा है वाटर और बाकी के चीज़ जो बोमन कैप्सूल अवशोषित करता है, वो अवशोषित करने के बाद हेनेले लूप के माध्यम से यहाँ पे पहुंचाया और फिर ये फिर से क्या भाई जो वेस्टेज देखना, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कि अपन ने जो बोमन कैप्सूल देखा था, यहाँ से ये आया और यहाँ से एक नली निकला, ये बोमन कैप्सूल है। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे फिल्टर हुआ और ब्लड फिर से वापस इफरेंट आर्टियोल से बाहर निकला। ठीक है, इफरेंट आर्टियोल से आया था, यहाँ पे अवशोषित हुआ कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पे वेस्ट पदार्थ अवशोषित होता है। वेस्ट पदार्थ अवशोषित होता है जो विषाक्त होता है। उसके साथ साथ कुछ खनिज लवण भी अवशोषित हो जाते हैं, कुछ मात्रा। 100% ये इफरेंट आर्टियोल से नहीं निकलता है ना। कहने का मतलब अगर मान लो प्रोटीन का हमने इसके साथ 100% प्रोटीन है, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद 80% ही प्रोटीन इसके साथ बाहर निकला एफरेंट के साथ और 20% इस वेस्ट पदार्थ के साथ मिल के चला गया, तो वो 20% क्या नुकसान होगा? नहीं होगा। वो हेनेले लूप में जैसे ही पहुँचेगा तो वहाँ पे फिर से रीऑब्जर्वेशन का मतलब पुनरावशोषण की प्रक्रिया पूरी प्रारंभ हो जाएगी। ये प्रारंभ हो गई और यही प्रोटीन और खनिज लवण जो हमारे लिए लाभदायक हैं फिर से एक बार अवशोषित होकर ये ब्लड कैपिलरीज रेड वाले दिख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज में जाके चिपक जाते हैं और जाके ब्लड में मिल जाते हैं। यही प्रोसेस होता है। देखना कैसे चिपकेंगे, ठीक है, देखो चिपक रहे हैं, ये देखो अंदर चिपक के चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए यूजेबल पदार्थ हैं, ठीक है ना, और वेस्ट पदार्थ तो ऑलरेडी निकल रहा है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है इस कंडीशन में। इसमें पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के साथ दिख रहा है, ये पूरा कैसे आके चिपक रहा है। ये वेस्ट पदार्थ अलग ही दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है नली में, नली के माध्यम से वेस्ट पदार्थ जा रहा है और जाके फिर यहाँ के बाद ये यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ये यूरिन जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। क्लियर, एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलें आगे, अब फिर से आते हैं नोट्स में, ठीक है। पूरा उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं लाइट में आपको रिपीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार लाइट में मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखना क्या चीज़ें हैं, देखना यहाँ पे समझते चलना। जल्दी से मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो दिखा दिया, ठीक है। समझना इस चीज़ को कि ये क्या है, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी से जो एफरेंट आर्टियोल, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ पे बोमन कैप्सूल में गया और समझ लो वो इसके साथ 100% हमारे लिए खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण हैं मतलब जो भी प्रोटीन, NaCl, बाकी के जो लाभदायक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो हैं ब्लड के साथ साथ 100% हैं। और यहाँ पे गया और यहाँ इसके माध्यम से जो बाहर आया वो 80% ही आया, ठीक है, और यहाँ पे 80% ही वापस आया और बाकी का बोमन कैप्सूल के साथ वेस्ट पदार्थ जो है, ठीक है ना, वेस्ट पदार्थ अवशोषित कर लिया। लेकिन धोखे से वेस्ट पदार्थ के साथ 20%, लगभग मैं बता रहा हूँ 20% क्या है, हमारे जो लाभदायक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। अब वो चले तो गए, लेकिन अब क्या वो हमें वापस नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कब? जब ये हेनेले लूप में पहुंचता है। हेनेले लूप का मतलब यहाँ पे जब ये पहुंचता है वेस्टेज पदार्थ ऐसे ऐसे घूम के, और जब यहाँ से पहुंचता है, इसीलिए ठीक है ना, यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये जो हमारे लाभदायक होते हैं फिर से एक बार अवशोषित होते हैं। और वो ये ब्लड कैपिलरीज दिख रहा है, यहाँ से ये निकले हुए, इसको जाल के रूप में घेरे हुए हैं। तो वो क्यों घेरे हुए? ताकि हम दोबारा फिर से
अवशोषित कर ले। ये पूरा दिख रहा है जाल के लाल कलर ब्लड कैपिलरीज, वो फिर से उस हमारे जो अच्छे पदार्थ हैं, जो है ना लाभदायक मालिक्यूल्स हैं, उसको एक बार फिर से अवशोषित कर लेता है। और कुल मिला के जब जाके यहाँ से खाली हमारे पास क्या यूरिन ही बचता है। जो वेस्टेज पदार्थ होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से फिर निकल के कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा में, जो ये यहाँ पे मूत्र नली थैली बनती है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा पूरी तरीके से। अब यही एक इसकी कार्य संरचना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यूरिन के बारे में। यूरिन क्या कहलाता है, यूरिन को समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, देखना यूरिन को, अमोनिया, यूरिन में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, समझना। ठीक है, जो ये ग्लोमेरुलस है, इसका फिल्टर जो दर होता है कितना, एक दिन में 150 मतलब ml पर मिनट होता है। एक दिन में कितना, 125 ml। ठीक है ना, इतना ये एक दिन में फिल्टर करता है। ठीक है, कौन, बोमन कैप्सूल, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। इसका दर होता है एक दिन में। ठीक है, मूत्रवाहिनी, एक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट आप लोग को अभी लिखाऊंगा मैं। मूत्रवाहिनी की लंबाई कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी की लंबाई कितना, 25 सेंटीमीटर। चलो अभी ये नोट्स में हालांकि आ जाएगा, तो मैं बस अब रिपीट हो जाएगा आपका। नोट्स में आते हैं, नोट्स आपको बताते हैं। ठीक है, चलो नोट्स में ये अपन ने पूरा समझ लिया है, कलेक्टिंग डक्ट पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते चलते हैं, नोट्स तैयार करते चलना। ये आपका बहुत अच्छा हो रहा है कि एक बार समझा दिया, दूसरी बार पढ़ा दिया। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याली नुमा संरचना होती है। आप ऐसे क्यों पढ़ाया, अब आपको वो प्याली नुमा संरचना दिख रही होगी माइंड पे, जिसे बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, बोमन कैप्सूल कार्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है। कार्टेक्स भी ध्यान में आ रहा होगा कि बाहरी वाले भाग को कहते हैं। इस कैप्सूल से कुंडली संरचना निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर यह नली यू आकार की संरचना में बदल जाती है, यू बनाती है। मैं आपको दिखाया हूँ यू आकार की संरचना। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जिसे हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या, हेनले लूप कहा जाता है। यह हेनले लूप के आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, हेनले लूप के पहले PCT और हेनले लूप के बाद में DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ध्यान रखना, ये परीक्षा के लिए पूछ सकता है। ठीक है, PCT कब, यानी हेनले लूप के पहले या बाद में, हेनले लूप के बाद में PCT, DCT, और उसके पहले PCT, P फॉर प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यह आगे चलकर मोटा हो जाता है और सीधी संरचना बनाती है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा होगा। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे, ठीक है ना। आगे, यह कलेक्टिंग डक्ट ब्रिक पेल्विक में खुलती है। दिखाया हूँ ये आपको चित्र में। ब्रिक पेल्विक से एक वाहिनी निकलती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं।
ठीक है। आगे ये आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया किडनी पेल्विस, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा। और किडनी ये है, यही यूरेटरी डक्ट है, ये नली है, और ये यूरेथ्रा है ना, जिसमें ये आके स्टोर होता है। यहाँ से आया यूरिन और यहाँ पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। नेफ्रॉन की कार्यविधि, नेफ्रॉन की कार्यविधि मैं आपको अभी बताया हूँ कैसे वो नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। 1,30,000 हमारे अंदर नेफ्रॉन होते हैं लगभग, है ना। तो एक नेफ्रॉन का काम अभी हम समझे हैं। सभी नेफ्रॉन ऐसे ही काम करते हैं। देखो, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के माध्यम से एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से रक्त की उपस्थिति रक्त में उपस्थित यूरिया, अमीनो एसिड, H2O, NaCl, है ना, क्लियर है। NaCl ग्लोमेरुलस में प्रवेश तो हो जाता है, ग्लोमेरुलस मतलब यहाँ से आया और यहाँ प्रवेश होता है ये बोमन कैप्सूल में, ठीक है। फिर क्या होता है वहाँ पे, जहाँ पर ब्लड में उपस्थित सभी तत्वों को बोमन कैप्सूल क्या करता, अवशोषित करता है। अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ के साथ साथ क्या होता है, पोषण पदार्थ भी अवशोषित हो जाता है, ठीक है। हो तो गया उसके साथ कुछ मात्रा, तो ये इफरेंट आर्टियोल से तो बाहर निकला, लेकिन उसमें कितना 80% ही बाहर निकल पाया, बाकी 20% अवशोषित हो गया। कैसे, NaCl प्रोटीन H2O का भी अवशोषण हो जाता है। तो अगर ऐसा होता रहा तो 20% का नुकसान होता जाएगा, तो आगे चल के ये पुनरावशोषण हो जाता है। इसके अवशोषण के बाद बोमन कैप्सूल से शुद्ध हो गया ना, शुद्ध रक्त एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से, एफरेंट यहाँ पे ई लिख लेना, मिस्टेक्स, इफरेंट आर्टियोल के माध्यम से बाहर निकलता है। एफरेंट से तो आता है, ई से बाहर निकलता है, इफरेंट से। ध्यान रखना कि इफरेंट आर्टियोल से क्या, शुद्ध रक्त बाहर जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही मतलब है इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है कि एफरेंट आर्टियोल में अशुद्ध या शुद्ध रक्त है, तो एफरेंट आर्टियोल में अशुद्ध और इफरेंट आर्टियोल में शुद्ध रक्त निकलता है, ठीक है, बोमन कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं। यह नलिका आगे से पुनः नेफ्रॉन को जाल जैसी संरचना में घेर लेती है। पुनः जाल जैसे संरचना में, ये देखो घेर लिया ना, दिख रहा है, बिल्कुल पुनः जाल जैसे संरचना में घेर लेती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोमन कैप्सूल द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ के नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल से जुड़ी हुई नलिका द्वारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगी, दिखाया था मैं कि वहाँ से जाने के बाद फिर से वहाँ पे प्रवाहित होने लगते हैं। और जैसे ही पोषक पदार्थ PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मिटा देता हूँ तब तो दिखेगा, ठीक है ना। PCT दिख रहा होगा, ये दिख रहा है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से ये पूरी संरचना जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होती है तो अवशोषण होना प्रारंभ हो जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब में जाता है, वहाँ पर अमीनो एसिड, प्रोटीन और ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। दोबारा से वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज जो ऐसे घेरे रहता है वो फिर से अवशोषित कर लेता है और उसके पश्चात उसे दोबारा से रक्त नलिकाओं में भेज देता है। दिखाया हूँ ना मैं आपको कि कैसे वो जाके रक्त नलिकाओं में चिपक जाता है, चिपका हुआ दिखाया हूँ, ठीक है। और जो वेस्ट पदार्थ है वो नली के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। माइंड पे चित्र आ रहा होगा, है ना, वीडियो भी आ रहा होगा, ठीक है। उसके पश्चात जब अगर जिनको फिर से देखना है, जैसे ये पढ़ने के बाद फिर से देखना है, तो वीडियो को पीछे करके देख ले। आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जब पोषक पदार्थ में से बाकी बचा हुआ पोषक पदार्थ H2O, NaCl, आयन सभी को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब अवशोषित करके रक्त वाहिनियों को दे देता है। कहने का मतलब PCT और DCT दोनों का काम यही है कि जो हमारे लिए लाभदायक पदार्थ हैं उनको अवशोषित करके ब्लड वाहिनियों को दे देता है। अब इसमें शेष सिर्फ क्या बचेगा, यूरिया बचता है ना, यूरिया बचता है, जो कि एक
विषाक्त हानिकारक पदार्थ होता है। यह यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से मूत्रवाहिनी नलिका से होते हुए मूत्राशय में संचित हो जाता है। ठीक है, मूत्राशय में क्या है, संचित हो जाता है। यहाँ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब में हाइड्रोजन आयन यूरिया में मिल जाता है और यहीं पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन आयन यूरिया में मिल जाता है, जिसे यूरिया एसिड हो जाता है। यूरिया जो है एसिडिक हो जाता है, मतलब क्षारी। इसी के कारण अगर हाइड्रोजन आयन ना मिलता तो यूरिया यहाँ पे एसिडिक नहीं होता। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन ना मिलता तो परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि यूरिया एसिटिक एसिड है ना, क्यों हो जाता है एसिटिक, क्यों हो जाता है एसिटिक? हाइड्रोजन आयन के कारण। कहाँ पे मिलता है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। पुनरावशोषण क्या है? वही चीज़ है पुनरावशोषण जो अभी मैं आपको बताया हूँ, उसी को पुनरावशोषण कहते हैं। बोमन कैप्सूल में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रवाहित होता है, वही चीज़। ठीक है, बताया हूँ कि वो जाल से होकर प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय फिल्ट्रेशन में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं द्वारा पुनः सोख कर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। सेम वही चीज़ पुनरावशोषण। अगर आ जाता है पुनरावशोषण, नेफ्रॉन का पुनरावशोषण ऐसा करके आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, इस क्रिया को रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, यह क्रिया ऑस्मोसिस परासरण क्रिया द्वारा होता है। यूरिया में क्या, यूरिन में देखना अमीनो लाइव होता है, मतलब जिंदा होता है, यूरिया जिंदा होता है। ठीक है, और यूरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में शुगर और बेस, क्षार दोनों होते हैं। ठीक है, ये क्रिटिनिन है ना, क्रिटिनिन होता है कहाँ पे? बोन्स में। ये भी निकलता है यूरिया में, ध्यान से समझना। यूरिन में ये चीज़ें उपस्थित होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्रिटिनिन भी होता है। क्रिटिनिन कहाँ से? ठीक है ना, क्रिटिनिन भी उपस्थित होता है, बहुत ही कम मात्रा में। क्रिटिनिन कहाँ? बोन से निकलता है ना। क्रिटिनिन है ना, फास्फेट का ब्रेकडाउन है। ठीक है, फास्फेट के टूटने से बनता है। अब एकदम की पॉइंट समझना, ये की पॉइंट परीक्षा के लिए है। GFR का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट, एक दिन में कितना? 180 लीटर लगभग। ठीक है ना, 180 लीटर 125 ml पर मिनट होता है इसका, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है ना, एक मिनट में 125, तो एक दिन में कितना? 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर फिल्टर करता है। ठीक है, कौन? बोमन कैप्सूल। ध्यान रखना, परीक्षा के लिए मोस्ट हो गया। मूत्रवाहिनी की नलिका है ना, यूरेटरी डक्ट की नलिका कितना? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों भाग रहा है बेटा? अभी तो रुक जाओ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, नेचर ऑफ यूरिन का क्या पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 8.5 के लगभग, 4.5 से 8.5, मतलब 4.5 से 8.6 तक। H2O कितने परसेंट होता है? 96% इसमें H2O उपस्थित होता है। यूरिया 2% ही होता है। प्रोटीन, वसा, शर्करा ये भी 1.3% के आसपास होता है। यूरिक अम्ल 0.5% के आसपास होता है। सबसे कम यही होता है, सबसे ज़्यादा इसमें यूरिया और H2O 2 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और 24 घंटे में इंसान में 1.5 लीटर, ठीक है, कितना? 24 घंटे में 1.5 लीटर यूरिन विसर्जित करता है। ठीक है,
फीमेल का स्टोरेज क्षमता कितना होता है 500 ml और मेल का स्टोरेज क्षमता 800 ml। मतलब जो यूरेटरी ब्लाडर होता है ना, मूत्र थैली होती है, मेल में कितना 800 और फीमेल में कितना 500 ml होता है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम नोट्स बनाते चलो, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब जाके हम नेफ्रॉन को पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, नेफ्रॉन को समझ लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी पढ़ें, वो भी नॉलेज, मतलब ये तो कोई भी पढ़ सकता है बेटा, ठीक है ना। तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कितने, लगभग आपके 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए। भरोसा नहीं तो आप अपने से बना के देख लो, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट वीडियो। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के। ये कौन सा क्लास था, ये शायद 23 हो गया है, 24वां क्लास है, ठीक है। 24। अब हम आगे मिलेंगे 25 नए चैप्टर के साथ फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई अपनी जारी रखें, ठीक है।